Hello everyone, this is Tamanna, and in this lecture we are going to discuss about the frictional forces, and this is also the example of forces which can be solved by using the Newton's third law. हम इसी सीरीज़ में चल रहे हैं ना कि कितने एग्जाम्पल्स हैं फोर्सेस के जो कि सॉल्व किए जा सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज़ करके. नाउ सी आवर टॉपिक इज़ फ्रिक्शनल फोर्स. अब बेसिकली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होती है. फ्रिक्शन हम जनरली पढ़ते हैं कि इट अपोजेस द मोशन, बट क्या ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट है. आप सपोज करो अगर ये फोर्स फ्रिक्शन का अपोज करती है तो हम मूव कैसे कर पाते हैं. हम जब वॉक करते हैं सरफेस पे तो वो कैसे पॉसिबल होता है. तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, हम थोड़ा सा जो डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज होगा. अब जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, इट अपोजेस, अपोज तो करती है बट ये किसका अपोज करती है, रिलेटिव मोशन का. रिलेटिव मोशन, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ अब इसके टाइप कितने होते हैं. नाउ टाइप्स, फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड थर्ड इज रोलिंग. अब हम वन बाय वन करके तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एंड जो फर्स्ट टाइप है हम अभी उसको देखते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक का मतलब ही ये होता है कि रेस्ट में होना, यानी कि ये वाली टाइप फ्रिक्शन की कब एक्ट होगी, जब बॉडी रेस्ट पर होगी. सपोज करो दिस इज़ मास m एंड इट इज़ पुटिंग ऑन समवेयर ऑन ग्राउंड. अब देखो ये रेस्ट में है एंड और हम क्या बोल सकते हैं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो इसी कंडीशन में होल्ड करेगा. मीन्स इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा. दिस इज़ द कंडीशन कि जो बॉडी होगी वो रेस्ट में होनी चाहिए. सरफेस एंड मास के बीच में फ्रिक्शन होगा, म्यू से हम डिनोट करते हैं. और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या होंगी. सी फर्स्ट वन तो सबसे पहले यही है कि बॉडी रेस्ट में होगी, ये तो इसकी कंडीशन हो गई. अब जो इसकी डेफिनेशन होगी वो क्या बोल सकते हैं, इट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट अंडर सम applied force or moving but not sliding. अब ये वाली लाइन तो क्लियर होगी आपको. एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट, और जिस पर कुछ अप्लाइड फोर्स होंगी अंडर सम अप्लाइड और मूविंग बट नॉट स्लाइडिंग, और जो बॉडी है वो स्लाइड नहीं होनी चाहिए, इवन मूव भी नहीं होगी स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में. तो ईयर मूविंग विल नॉट बी इंक्लूड. मीन्स अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है अब हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं इसकी. दिस इज़ एडजस्टेबल इन नेचर. अब उसको हम कैसे बोल सकते हैं, इस वाले पॉइंट को. सपोज करो दिस इज़ मास m अगेन. अब मान लो आप इस पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, सो इसका जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. बट हमें क्या अज्यूम करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन.
और स्टैटिक होने के लिए इसको रेस्ट में होना ही पड़ेगा। सो हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर कि जो फोर्स एक्ट होगी मास m पर, वो इतनी फोर्स नहीं होगी कि ये ब्लॉक मूव कर पाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी तो हम 0 ही मानेंगे ताकि इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग सके। अब देखो, अगर ये वाली जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, सो जो डायरेक्शन होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वो क्या होगी, वो इसके अपोजिट में होगी, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मोशन का अपोज करेगा। दैट्स वाई यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स होगी जो मोशन का अपोज करेगा, और वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज़ म्यू एंड दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस मास, बट ये मूव नहीं करेगा। ये तो हो गई कि हम इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो एडजस्टेबल होता है कि उसका डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब देखो, यहाँ पर जो मैंने फोर्स अप्लाई की है उसकी कुछ रेंज होनी चाहिए ना, और वो रेंज क्या होगी, 0 से एंड म्यू एन। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मीन्स ये फॉर्मूला होता है। और म्यू क्या है, ये सरफेस एंड ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन होगा ये उसकी वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो डिफरेंट सरफेसेस के लिए डिफरेंट होगी। एंड नॉर्मल फोर्स क्या होगी, दिस इज़ द नॉर्मल फोर्स, जितना मास होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। एंड दिस इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, और वो किस केस में, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। और काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में कुछ अलग हो जाएगी। इसकी वैल्यू मीन्स ये वाली वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी इस वाली से। दिस इज़ ऑल्सो द कंडीशन फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, एंड हम और क्या बोल सकते हैं, जो थर्ड पॉइंट था हम लिख सकते हैं कि एडजस्टेबल इन नेचर, मीन्स किस वे में, मैग्नीट्यूड को भी वो एडजस्ट कर सकता है एंड डायरेक्शन को भी। एंड फोर्थ पॉइंट विल बी, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट मीन्स एफ एस changes its direction according to condition, we can say, क्योंकि हमने यहाँ भी देखा है अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी तो ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में होगा ना, और इस केस में क्या हो जाएगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो ये वाली हो जाएगी, क्योंकि इसे मोशन का अपोज करना है। सो ये पॉइंट क्या था, डायरेक्शन according to condition of in the question, according to condition. And also we can say that friction force depends only on contact surfaces, और ये किस पर इंडिपेंडेंट होगा, it will be independent on area। ये जो मास है मीन्स इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा इस वाले सरफेस का जो ग्राउंड के साथ टच में है, सो ये इस एरिया पर तो इंडिपेंडेंट होगी, बट ये किस पर डिपेंड करेगी, जो कि कॉन्टैक्ट सरफेस है उन दोनों में, मीन्स जो मास का सरफेस है एंड जो ग्राउंड का सरफेस है, इन दोनों के बीच में ही डिपेंड करेगी। नाउ सी इन दिस फॉर्मूला, इफ़ द इक्वलिटी साइन होल्ड्स इन एनी केस, सो इसका क्या मतलब होगा। अब मान लो ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और जो स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स ये जो फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन वाली, वो दोनों इक्वल हैं। वो किस केस में हम यूज़ करेंगे इस वाली कंडीशन को, जब हमें ये फाइंड करना हो कि जो ब्लॉक है वो या तो जस्ट मूव करने को है, और या फिर हमसे ये पूछा गया हो कि आप मिनिमम फोर्स बताओ
कि उतनी फोर्स हमें रिक्वायर होगी इस ब्लॉक को मूव करने के लिए। सो अगर मैं इसी कंडीशन को रिटर्न में लिखूं, सो क्या लिख सकती हूँ मैं, वी विल यूज़ Fs maximum only in those problems where we have to calculate maximum और मिनिमम फोर्स, जिससे कि जो, क्योंकि इसमें ना हम लिमिटिंग केस का डिस्कस करते हैं इस वाली कंडीशन के लिए, कि या तो ब्लॉक जस्ट मूव करने को हो, कि अगर इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा फोर्स हमने अप्लाई कर दी तो ब्लॉक मूव कर जाएगा, इसका मतलब ये है। और हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट नंबर 6 इज़ इफ़ नॉर्मल रिएक्शन इज़ इंक्रीज्ड then static friction will also increase। इस पॉइंट का क्या मतलब है, सपोज करो दिस इज एनी वॉल एंड ये कोई ब्लॉक है मास m। अब अगर यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट ना हो, मीन्स कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, तो ये मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। बट सपोज वी आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करूं तो नॉर्मल फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ होगा। तो उसका क्या मतलब होगा, हमें इसको नीचे मूव कराने के लिए उतनी ही ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। नॉर्मल रिएक्शन मीन्स ये वाली फोर्स जो हमें रिवर्स में मिलेगी इज़ इंक्रीज्ड, देन स्टैटिक फ्रिक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब ये होगा ना कि इसको नीचे मूव कराने के लिए उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में भी तो एक फोर्स एक्ट होगी ना, जिसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है इस वाली फोर्स को इंक्रीज़ करने पर। सी द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, टू कैलकुलेट मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स ऑलवेज यूज Fs maximum means maximum kinetic friction and assume that the body is in limiting equilibrium। ये वाली जो कंडीशन है वो हर क्वेश्चन के लिए वैलिड होगी जिसमें हमें मैक्सिमम या मिनिमम फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यही पॉइंट मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वैसे, कि या तो ब्लॉक जस्ट मूव करने को हो या फिर वो मिनिमम फोर्स जिसको अप्लाई करने पर हमारा ब्लॉक मूव कर जाए, उस केस में हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि ना तो ब्लॉक मूव कर रहा है और ना ही रेस्ट में, मीन्स जस्ट मूव करने को है। उस कंडीशन को बोलते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। सो और उसी केस में हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स। और कौन सी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। एंड पॉइंट नंबर 8 विल बी इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट on a surface, then it will move only if force applied parallel to the surface is greater than स्टैटिक फ्रिक्शन। मीन्स अब सपोज करो ये क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मीन्स आप
इसी तरीके से अज्यूम करो मास m, देन इट विल मूव ओनली इफ़, इसकी कंडीशन क्या होगी कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। ये कंडीशन इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर ग्रेटर होगी इस वाली वैल्यू से, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है ना, अगर इस वाली वैल्यू से ग्रेटर होगी तभी ये ब्लॉक मूव कर पाएगा। सो कंडीशन को क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर देन म्यू एन। इस वाली कंडीशन को होल्ड कराएंगे हम अगर इस टाइप से कोई केस दे रखा हो। और हम बोल सकते हैं, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर हमें किसी केस में स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन ये दोनों हैं, उनके बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा, तो हम उस केस में क्या लेंगे, मीन्स क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इनकी रिगार्डिंग। सो उस कंडीशन में हम म्यू एस विल बी इक्वल टू म्यू के, इस वाली कंडीशन का यूज़ करेंगे। अब जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, मीन्स जो सेकंड टाइप है फ्रिक्शन फोर्स की, वो क्या है, दिस इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन में हमारे लिए कंडीशन थी कि बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, उसी तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में भी कंडीशन है कि बॉडी जो है मूव करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्लाइडिंग बॉडी होगी, तभी हम उस क्वेश्चन को काइनेटिक फ्रिक्शन के कंसेप्ट से सॉल्व कर पाएंगे। एंड वन मोर कंडीशन विल बी अप्लाइड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन, जो अप्लाइड फोर्स है वो किससे ग्रेटर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि यही कंडीशन हमने ऊपर पता की थी कि देखो ये वाली अगर इससे ग्रेटर होगी तो वो जो ब्लॉक है वो मूव कर जाएगा। सो हियर विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए आप मीन्स कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे ना, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, और थ्योरेटिकली ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इसमें है नहीं, और जो कंसेप्ट बिल्ड होगा वो आपका क्वेश्चन से हो जाएगा। नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जिस तरीके से हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए डायरेक्शन निकाली थी, तो इस केस में हम कैसे करेंगे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा, मीन्स ये देखना पड़ेगा कि हमें कौन से सरफेसेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है या फिर डायरेक्शन निकालनी है। सपोज करो जैसे दिस इज़ ब्लॉक ए एंड दिस इज़ ब्लॉक बी एंड दिस इज़ ग्राउंड। अब अगर हमें ये बोला जाए कि ब्लॉक ए एंड बी के बीच में हमें डायरेक्शन निकालनी है किसकी, काइनेटिक फ्रिक्शन की, सो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको स्टडी करेंगे, उसी को अज्यूम करेंगे, क्योंकि ए जो है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है, तो इसकी वैल्यू को हम अज्यूम नहीं कर सकते। दिस इज़ द कंडीशन टू फाइंड द डायरेक्शन। एंड सपोज करो जो ब्लॉक ए है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में। सो हमें डायरेक्शन कहाँ पर निकालनी है, ए और बी के बीच में, और किसकी निकालनी है, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। सो यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो क्या करता है, अपोज करेगा मोशन का, बट एंड जो ब्लॉक ए है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो इसमें। सो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी काइनेटिक फ्रिक्शन की, इट विल अपोज दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये मोशन का ही तो अपोज करेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। अब कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव मोशन देखना पड़ेगा जिसके लिए हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, मीन्स उन्हीं दोनों ब्लॉक्स के बीच में, ब्लॉक या फिर उन्हीं दोनों ग्राउंड्स के बीच में हमें रिलेटिव मोशन देखना पड़ेगा, किस
बॉडी का किस डायरेक्शन में है और किस बॉडी का किस डायरेक्शन में है। जैसे ए के लिए तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में था एंड बी के लिए इस डायरेक्शन में था, तो फाइंड इन दोनों के कॉन्टैक्ट के बीच में निकालनी थी डायरेक्शन। सो वी हैव टेकन ब्लॉक ए एंड बी का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये वाला। एंड जो नेक्स्ट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमें उस ब्लॉक को अज्यूम करना है जिसके लिए हमें फाइंड करनी है डायरेक्शन। मीन्स यहाँ पर ब्लॉक ए के लिए डायरेक्शन फाइंड करनी थी किसकी, काइनेटिक फ्रिक्शन की। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो ब्लॉक ए है उसका सरफेस कौन से सेकंड सरफेस से कनेक्ट है, मीन्स कॉन्टैक्ट में। यहाँ पर ब्लॉक बी था तो हमने ये देखा, दैट मीन्स वी हैव स्टडीड relative motion between A and B. That's all about kinetic friction. Now see this diagram. This is block, mass क्या है 10 kg है एंड इस पर जो अप्लाइड फोर्स है वो कितनी है 12 न्यूटन। एंड देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो mg एक्ट करेगी एंड अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स होगी। और जो फ्रिक्शन है दोनों सरफेसेस के बीच में वो कितना है 0.4 4 एंड g की वैल्यू क्या लेनी है, दिस इज़ 10। अब देखो हमें नहीं पता कि कौन ये जो ब्लॉक मूविंग है या नहीं है, बट आप सपोज करो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। एंड म्यू की वैल्यू भी हमें गिवन है, दिस इज़ म्यू इज़ इक्वल टू 0.4। सो हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो ब्लॉक है वो मूव होगा या नहीं। सो उसके लिए हमने अभी कंडीशन देखी थी और वो कंडीशन क्या है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मीन्स इक्वल टू नहीं, वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, म्यू एन। दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज़ नॉर्मल फोर्स। अब देखो मैं अगर सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करके देखूं सो क्या मिलेगा मुझे, एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू क्या है 0.4 एंड एन क्या है, जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, एम जी के इक्वल। एंड एम जी क्या है, एम इज़ 10 एंड जी इज़ ऑल्सो 10। सो ये 100 हो गई एंड जो फोर्स मिली है हमें वो क्या है 40 न्यूटन। ओके अब ये जो आई है ये क्या है, दिस इज़ द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 40 न्यूटन आई है एंड जो अप्लाइड फोर्स थी वो 12 न्यूटन है। सो इसका क्या मतलब है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स है वो ज़्यादा है किससे, 12 न्यूटन से। ये तो बहुत ज़्यादा है ना, इवन ट्रिपल से भी कुछ ज़्यादा है। सो इसका मतलब होगा कि ये जो ब्लॉक है उसको मूव करने के लिए कम से कम इतनी फोर्स चाहिए, अदरवाइज़ ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। सो और ये वाली फोर्स तो बहुत स्मॉल है, सो वी कैन से कि ब्लॉक विल नॉट मूव। और रीज़न भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो ये वाली फोर्स है अप्लाइड फोर्स है वो इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पा रही कि इस वाली फोर्स को क्रॉस कर सके। एंड द सेकंड क्वेश्चन विल बी, वी हैव गिवन कंडीशंस लाइक दिस इज़ एनी वॉल एंड दिस इज़ ब्लॉक एंड इसका जो मास है वो है 2 kg एंड दिस इज़ अनदर ब्लॉक विच इज़ अटैच्ड टू इट एंड इसका मास है 1 kg। और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, मीन्स यूँ। एंड जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो है 300 न्यूटन। एंड जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोनों ही सरफेसेस के लिए उसकी वैल्यू है 0.1, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू।
अब यहाँ पर हम और क्या अप्लाई कर सकते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट होगी, mg, एंड दिस इज़ ब्लॉक 1 हम कंसिडर कर लेते हैं। ये 2 मान लो आप, दिस इज़ 1, सो m1g हो जाएगा इसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज़ सरफेस 2 एंड दिस इज़ द सरफेस 1। अब यहाँ पर जो फोर्स होगी वो क्या क्या होगी, नॉर्मल फोर्स की बात कर रही हूँ मैं। नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होती है, इस वाली फोर्स के इक्वल। सो n इक्वल टू 10 न्यूटन, क्योंकि इस वाले के लिए तो 10 न्यूटन हो जाएगी। mg है, m इज़ 1 एंड g इज़ 10, और इस वाले सरफेस के लिए हो जाएगी n की वैल्यू क्या, दिस इज़ 20 न्यूटन। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर सरफेस 1, एंड जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और फॉर्मूला है इज़ म्यू एन। म्यू की वैल्यू दोनों ही सरफेसेस के लिए 0.1 है, सो पुट न्यूटन, सॉरी दिस इज़ द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कौन से सरफेस के लिए, 1 के लिए। इसके लिए n की वैल्यू क्या है, दिस इज़ 10 न्यूटन। सो क्या गया अब हमारे पास, दिस इज़ 1। ओके, हो गया क्वेश्चन, नो दिस इज़ रॉन्ग। इसी टाइप की मिस्टेक्स होती हैं हमसे एग्ज़ाम के टाइम पर। सो देखो आपके अकॉर्डिंग भी ये ठीक ही होगा, गलत क्यों हुआ। सो देखो हमने गलती यहाँ पर क्या की है, जो फोर्स अप्लाई की है इस डायरेक्शन में की है, बट जो नॉर्मल फोर्स होगी वो तो इस डायरेक्शन में होगी ना। ओके, एंड जो नॉर्मल फोर्स की अब वैल्यू होगी वो n इक्वल टू क्या है, 300 न्यूटन। यही फोर्स रिवर्स में लगेगी। एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ तो पता है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये एक्शन की है, सो ये रिएक्शन। सो जो करेक्ट मेथड होगा यहाँ पर वो क्या होगा, हमें सरफेस 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, म्यू n, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, दिस इज़ 300, म्यू इज़ 0.1 एंड इट इज़ इक्वल टू 30 न्यूटन। और ये हमने किसके लिए कैलकुलेट किया है, सरफेस 1 के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, दैट इज़ मैक्सिमम। नाउ सी फॉर सरफेस 2, fs मैक्सिमम फॉर सेकंड सरफेस, ये भी सेम हो जाएगा म्यू n, एंड इसके लिए भी सेम वैल्यू आएगी 0.1 इंटू में 300, दैट इज़ इक्वल टू 30 न्यूटन। अब इसका मतलब क्या है कि जो 30 न्यूटन हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई है, जब तक हम इतनी वैल्यू नहीं देंगे फोर्स की तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम नीचे नहीं खींच सकते, क्योंकि कम से कम इस फोर्स को क्रॉस करना होगा कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर सकें, और दोनों ही ब्लॉक्स के लिए सेम फोर्स चाहिए होगी जो कि इस फोर्स से ग्रेटर होगी। एंड दिस इज़ द डिफरेंट वन कंसेप्ट, कि आप इस तरह से कोई गलती ना करो, लाइक दिस। मैंने एक गलती भी जानबूझकर ही की थी कि आप अवेयर रहें कि हमसे किस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब जो बाकी के न्यूमेरिकल साइंस से रिलेटेड वो तो हम कल वाले लेक्चर में करेंगे, लेकिन हमारा अब जो है एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। वो क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमारा ये वाला कंसेप्ट अभी रहता है और न्यूमेरिकल्स कल करेंगे। एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। This is also the contact force that resists the sliding motion of two objects, और या फिर हम कह सकते हैं an object and a surface। और यहाँ दोनों surfaces के बीच में mu means friction भी act होगा, like this। Suppose this is an inclined plane, this is angle theta and this is mass m। अब सपोज करो दिस इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड द मोशन इज़ स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
अब जैसे जो कंडीशंस हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में स्टडी की थी वही कंडीशंस कुछ यहाँ भी होल्ड करेंगी। वो कैसे, जैसे हमने फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन फाइंड की थी ना, यहाँ भी सेम मेथड अप्लाई होगा। एंड जो बाकी की प्रोसीजर है वो भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस इसमें जो मोशन होगा वो इंक्लाइंड प्लेन पे या फिर मीन्स इसमें स्लाइडिंग होगा। जैसे काइनेटिक या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, वो कंडीशन डिफरेंट है सिर्फ, बाकी सभी कंडीशंस सेम होंगी। एंड इस केस में जो है ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। दिस इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्सेस। सो इसको हम ज़्यादा डीप में तो स्टडी नहीं करेंगे, बट फिर भी एक जो ओवरव्यू है वो ज़रूर लेंगे। नाउ लेट अस अज्यूम द अनदर डायग्राम लाइक दिस, इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस इज़ मास m, एंड दोनों जो सरफेसेस हैं इंक्लाइंड प्लेन वाला एंड मास m, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या है, दिस इज़ द म्यू, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अगर मैं इस मास पर जो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं उनको रिजॉल्व करूं तो कैसे होगा, हम सेपरेटली यहाँ डायग्राम बनाते हैं। दिस इज़ मास m, सबसे पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट होगी, इसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दिस इज़ mg साइन थीटा एंड इट विल बी mg कोस थीटा। अब यहाँ पर सरफेस के नॉर्मल पर एक फोर्स और एक्ट होती है, वो क्या है, नॉर्मल फोर्स, दिस इज़ n। अब देखो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमने कैसे अज्यूम किया, दिस इज़ y एंड दिस इज़ x, और इसके मूव करने की डायरेक्शन ये है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स होगी। ओके, एंड ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, दिस इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब अगर हम, दिस इज़ द एंगल थीटा, अब जो है हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है, मीन्स इस वाले डायग्राम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना है फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के लिए। अगर हम एक्स एक्सिस के लिए बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर कौन कौन सी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, mg साइन थीटा, दिस इज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन, एंड n जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो देखो mg कोस थीटा इक्वल टू n, और हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ mg साइन थीटा एंड दिस इज़ फ्रिक्शनल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इसको मैं कैसे लिखूँगी, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स ये है, और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू n, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, mg कोस थीटा। सो मैं इसको एज इट इज़ लिख सकती हूँ mg कोस थीटा, दिस इज़ f इक्वल टू ma, एंड जो एक्सेलरेशन है वो किस में लेंगे हम, x डायरेक्शन में। सो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर x एक्सिस। सिमिलर तरीके से हम y एक्सिस के लिए लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, c, जो n होगा वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg कोस थीटा को, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था। एंड जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल होता है, म्यू n, एंड म्यू n क्या है, mg कोस थीटा, अगेन सेम वाला स्टेप रिपीट हो गया। अब यहाँ पर अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, सो a डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आएगी, ax विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा। अब यहाँ पर एक बात देखो, जो m है इस साइड भी है और इस साइड भी है, सो इट विल बी कैंसिल आउट, और बचेगा क्या, g साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू g कोस थीटा। दिस इज़ द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। और हम क्या कर सकते हैं इसको,
अब आप एक सेकंड केस अज्यूम करो। इसमें तो क्या था, जो मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, बट क्या हो अगर जो मास है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। कंपोनेंट्स तो सेम ही रहेंगे, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा एंड डाउनवर्ड में mg एंड इट विल बी mg cos थीटा। बट यहाँ पर चेंज क्या आएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, और क्योंकि इसका मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, और हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मोशन का अपोज करती है। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सेम रहेगा, दिस इज़ वाई डायरेक्शन एंड दिस इज़ एक्स डायरेक्शन, और यहाँ पर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होगा दैट इज़ म्यू। सो इक्वेशन ऑफ मोशन हम अगर लिखें किसके लिए, वो क्या हो जाएगी, n इक्वल टू फॉर वाई एक्सिस है ये वाली इक्वेशन, n इक्वल टू mg cos थीटा, एंड x एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ, देखो ये वाला जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव डायरेक्शन है, दिस इज़ फॉर फ्रिक्शनल फोर्स, मीन्स आप बोल सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन, सो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, एंड माइनस, और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव, सो माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू एम ए एक्स डायरेक्शन है, सो ए एक्स लिख देंगे हम। अब यहाँ पर सेम वैल्यू मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन, और एन क्या है mg cos थीटा, सो इसको अगर मैं वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दूँ, म्यू mg cos थीटा हमें मिलेगा, एंड ये एज इट इज़ माइनस ऑफ mg साइन थीटा इक्वल टू एम ए, एम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एंड जो एक्सेलरेशन की फाइनल वैल्यू है वो क्या मिलेगी, माइनस ऑफ जी म्यू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, यहाँ पर जो जी है वो कॉमन आ गया। बट अब देखो अगर आप ऊपर वाली जो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की थी और ये वाली, यहाँ पर सिर्फ साइन का ही तो चेंज है, ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन शो कर रही है एंड ये वाली पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो किस वजह से आया है कि जो ब्लॉक हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, वो एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर स्टॉप हो जाएगा, मीन्स दिस इज़ द रिटार्डेशन। और यही दो कंसेप्ट्स मीन्स दो वैल्यूज़ एक्सेलरेशन के लिए हमें कैलकुलेट करनी थी, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इतना सफिशिएंट है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर अब हमारा लेक्चर एंड होता है। आई वांट टू से थैंक यू फॉर watching this video and goodbye, all the best for your exam preparation.